प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशन करने जा रहे हैं जो मैंने पीछे भी 11th क्लास के विद्यार्थियों को दे रखा है कि ये न्यूमेरिकल इक्वेशन करने हैं। तो अपन बात करते हैं, पिछले जो हमारे टॉपिक में न्यूमेरिकल इक्वेशन थे वो थे विमाओं के उपयोग से संबंधित, विमाओं के उपयोग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशन थे। यूजेज ऑफ डायमेंशन अपने को पता है 3 यूज है। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि के मान का रूपांतरण, भौतिक राशि के मान का रूपांतरण। एक तो हमारे पास ये था, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट तक, ठीक है। इसमें हमने सिंपल सा सीखा था कि मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, मात्रक उसका u1 है, यूनिट उसकी u1 है और न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है। जैसे 1 किलोग्राम, तो एक क्या हो गया 1 kg, तो एक क्या है n1, u1 क्या है किलोग्राम। तो दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू हो जाएगी n2 u2। n2 क्या है, मान लो 1000 ग्राम लिख रहा हूँ, तो n2 का मान कितना है 1000 और u2 का मान कितना है ग्राम। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन हो गया किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का मान का। इसी हिसाब से हम इनके अगर लिखें डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसा हो जाएगा, n1 m1 की पावर a, पावर हमेशा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है b, और t1 की पावर c। ये किसके बराबर होना चाहिए, n2 m2 की पावर a, क्योंकि कभी भी यूनिट की पावर नहीं बदलती एक सिस्टम से दूसरे यूनिट। जैसे 1 किलोग्राम था तो वो ग्राम में ही आया, ग्राम का स्क्वायर नहीं आया। ऐसे ही अगर किलोग्राम का स्क्वायर है तो उसमें भी ग्राम का स्क्वायर आएगा, सीधा ग्राम नहीं आ सकता। इसलिए डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होती, केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। ये इसी हिसाब से अगर अपने को चाहिए n2 दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला हो गया m1 m2 का रेशियो की पावर a, l1 l2 का रेशियो, t1 t2 का रेशियो। सिंपल सी बात। जिस सिस्टम में ज्ञात करना है उसको नीचे और जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है उसको ऊपर। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। एक किलोग्राम या 1 जूल ऊर्जा का रूपांतरण CGS सिस्टम में करो। किस में करो भाई, CGS में। आपको पता है ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, पहले वो लिखो। एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 l2 t-2। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन एक जितनी होती है बच्चों, ठीक है। तो इससे अपने को पता चल गया a का मान कितना है, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है -2। ये सारे के सारे मान इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n2 बराबर n1 का मान कितना है 1, m1 का मान कितना है 1 किलोग्राम बट्टा 1 ग्राम की पावर a का मान कितना है, a का मान 1 है। दूसरा L1 किस में होता है मीटर में, बट्टा L2 किस में होता है सेंटीमीटर में, की पावर b का मान कितना है 2। T1 किस में होता है सेकंड में, T2 किस में होता है सेकंड में, की पावर कितनी है -2। किलोग्राम को किस में बदल सकते हैं, ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो नीचे ग्राम में ही हमें कन्वर्ट करना है। इधर 1 मीटर को किस में बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे।
बटा 1 सेंटीमीटर की पावर 2। इधर सेकंड से सेकंड है ही वहाँ, इसका मान टोटली 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई चल रहा है। क्या वैल्यू आ गई? 1000 का मतलब ग्राम से ग्राम कैंसिल है, 1000 की पावर मतलब 10⁻³ रह गया। 1000 का मतलब क्या है? 10⁻³ की पावर 1 तो वही रह गया। इधर 10⁻² की पावर 2, 10⁻² की पावर 2, इधर 1 की पावर -2 का मतलब 1। याद रखो किसी की पावर -2 है तो इसका मतलब 1/1 की पावर 2, उसका मतलब 1। माइनस साइन को अगर हटाना है तो 1 के बट्टा में ले जाओ, तो 1/1 की पावर 2 और 1 × 1 बराबर 1, और 1 का 1 में भाग देंगे तो 1। ये सिंपल आपको भी आने चाहिए डायरेक्ट, ऐसी बातें अब आगे से अपन लिखेंगे नहीं छोटी छोटी। 10⁻³ और ये 2 की पावर 2 है तो 4 हो गए। 10⁻³ और 4 कितने हो गए? 10⁻7। तो n2 का मान कितना आया बच्चों? 10⁻7। इसका मतलब 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जूल का मान किस में बदल जाता है? अर्ग में। जैसे आप लिखते हो ना 1 किलोग्राम, वो इसका किसके मान के बराबर होता है? 1000 किसके? ग्राम के। तो ग्राम किस में है? सीजीएस में। और केजी किस में? एमकेएस में। तो पहला यूज़ तो हमारा ऐसा है। इस पर आधारित मैंने पिछले में कोई क्वेश्चन नहीं दिया, क्यों? ये इजी सा है। सेकंड, हाँ बच्चों आपको केवल चेक करना है, जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्यूशन करते जाना। इस पर आधारित मैंने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं दिया था। सेकंड वाला है भौतिक राशियों के संबंध की सत्यता को जांचना। भौतिक राशि के संबंध की सत्यता को जांचना। भौतिक राशि के संबंध की सत्यता को जांचना या सत्यता की जांच, एक ही बात। चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, ये हमारा सूत्र था। इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन दिए हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि LHS साइड का जो पार्ट है उसकी डायमेंशन और RHS साइड की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भाग की डायमेंशन हमेशा बराबर होनी चाहिए, तब तो वो रिलेशन सही है, अदरवाइज वो रिलेशन गलत है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन था कि ऊर्जा का SI मात्रक, कोई गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का SI मात्रक, आपको पता है क्या होता है ऊर्जा का SI मात्रक? ऊर्जा का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है ऊर्जा का SI मात्रक, क्योंकि इसी से हम लोग विमा निकाल पाते हैं। किलोग्राम क्या होता है? द्रव्यमान। तो m1 का स्क्वायर, मीटर किस में होता है? लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट ही अपने पास बन गया m1L2। ये क्या है? t-2। सेकंड का इन्वर्स है तो t-2। डायमेंशन तो यही मिल गई ना ऊर्जा की, ढंग से देखो तो। ऊर्जा का SI मात्रक ये चाल मतलब स्पीड का मीटर सेकंड इनवर्स, चाल मतलब वेग, त्वरण मतलब A, त्वरण का क्या है? मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का है। तो गतिज ऊर्जा के लिए किसके लिए ज्ञात करना है अपने को? गतिज ऊर्जा के लिए निम्न संबंधों में सत्यता जांच कीजिए, या निम्न संबंधों में से सही कौन सा है या गलत कौन सा है वो जांच कीजिए। नंबर 1, इंग्लिश मीडियम वालों ये डायरेक्ट दिया हुआ है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। रटो मत, कई बच्चे मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं सर वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए कि एनर्जी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी किस में आता है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई बोलता है घात में -1, ये नहीं, मीटर पर सेकंड। पहला ही पहला रिलेशन हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर, मास का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर, माफ़ करना। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, मास का स्क्वायर। तो सूत्र से ही पता चल रहा है कि ये गलत है। फिर भी LHS इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी K की यूनिट क्या होगी भाई, m1 L2 T-2, क्योंकि एनर्जी चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, डायमेंशन उसकी एक ही रहती है। कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी है, उसकी डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होती। तो LHS साइड की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन तो ये आ गई। और इन RHS में देखो क्या है, मीटर्स किलोग्राम का यानी मीटर का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी ये मास का स्क्वायर है। तो मास किस में आता है, किलोग्राम में, किलोग्राम मतलब m का स्क्वायर, और मीटर किस में आता है, ये वेलोसिटी किस में आती है, L1 T-1 का होल स्क्वायर। उत्तर क्या बन गया देखो, m स्क्वायर, ये दो अंदर लाओ इसके, L2 T-2, देखो ये और ये मैच कर रही है क्या, हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या हो गया भाई, रॉन्ग रिलेशन, संबंध सही नहीं है, असत्य है, एक खत्म। ऐसे ही अन्य के लिए निकालो। 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्या दिया हुआ था, हाफ mv स्क्वायर K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सिंस 1/2 की कोई विमा नहीं होगी। ये बात हमने पहले से सीख रखी है। कोई भी अनुपात हो, कोई भी वैल्यू हो फिक्स, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नॉन डायमेंशन। ठीक है, तो हम कह देंगे LHS साइड की डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2। K की डायमेंशन क्या है, जो ये थी वो यहाँ है, LHS में तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इन RHS मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1/2 की तो कुछ हो गई नहीं, m की क्या होगी, m1, पावर में एक ही है केवल इसके, देखो। वेलोसिटी मतलब L1 T-2 का होल स्क्वायर, तो क्या डायमेंशन आ गई, m1 L2 T-2। देखो बच्चों, RHS और LHS दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो हेंस अतः, हिंदी वाले कह सकते हैं अतः RHS जो है LHS के बराबर है, लिख सकते हो आप लोग ये। तो राइट है, ये सही है भाई, राइट रिलेशन या करेक्ट रिलेशन आप कह सकते हो, संबंध सही है। अगला देखो, ऐसे कई सारे रिलेशन दे रखे, अब तो सारे समझ में आ जाने चाहिए तुम लोगों के। K इज इक्वल टू, 3 नंबर देखो, K इज इक्वल टू MA, ये भी बात समझने वाली है। देखो LHS का तो क्या है भाई, m1 L2 T-2, यही है। RHS का क्या है, मास का क्या होगा भाई, m1, एक्सीलरेशन का क्या होता है भाई, L1 T-2 होता है। तो रिलेशन क्या आ गया, m1 L1 T-2, क्या मैच कर रहा है भाई, ये नहीं कर रहा। तो हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सही बात है, संबंध सही नहीं है, क्योंकि ये फोर्स का फार्मूला होता है, न कि एनर्जी का। एनर्जी का फार्मूला तो यही होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो आगे बढ़ो,
स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ कि एक हो गया धीरे से तो अपन आगे वाले स्पीड से करने चाहिए ना। नेक्स्ट अगला अपने पास है 3/16 mv²। ये भी सही है, हो सकता है। देखो 4 नंबर k = 3/16 mv²। तो LHS तो आपको पता है क्या है भाई, m1 L2 t-2। तो RHS में है 3/16 mv²। 3/16 की कोई डायमेंशन नहीं होती, केवल m की होगी। m की क्या होगी, m1, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी की होती है L1 t-1 और उसका स्क्वायर। स्क्वायर एक पे जाएगा तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो क्या हो गया m1 L2 t-2। सही है। देखो तो LHS = RHS आ गई, करेक्ट, सही है ये रिलेशन। अगला रिलेशन देखो, 1/2 mv² + ma। देखने वाली बात है ये भी। 5 नंबर रिलेशन क्या है, k = 1/2 mv² + ma। तो देखो LHS में तो क्या है, वही रिलेशन m1 L2 t-2। RHS में है 1/2 mv² + ma है। तो 1/2 mv² की तो आपको पता है m की आएगी पहले, m1 वेलोसिटी का वही और इसका स्क्वायर। 1/2 की तो होगी नहीं, m की होगी m1, v का होगा L1 t-1 का होल स्क्वायर प्लस ma का वापस m1 एक्सीलरेशन का L1 t-2। देखो बच्चों शुरुआत वाला मान तो सही आ रहा है, इसका ये होल स्क्वायर प्लस m1 L1 t-2। तो ये सही नहीं है, क्योंकि LHS में तो अपने पास ये आया था और RHS में अपने पास ये आ रहा है। इसका मतलब LHS is not equal to RHS, not correct। ठीक, ऐसे ही आगे वाला कर लेना आप, नेक्स्ट जितने भी हो। अब अगला क्वेश्चन आता है अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, लाप्लास। ये आप नामों से मत घबराओ, ये सारे सीख जाओगे। जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे ना बच्चों, उनमें सारे रिलेशन समझोगे आप। लाप्लास का क्या नियम था, लाप्लास ने ध्वनि के वेग के लिए, जो साउंड की वेलोसिटी होती है उसके लिए एक रिलेशन दिया था कि मीडियम के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, उसका हमें एक फॉर्मूला दिया था जो अंतिम चैप्टरों में आएगा। फिजिक्स का अपना 11th का पोर्शन लगभग पूरा होने जाएगा, वहाँ जाके लाप्लास का आएगा। तो ये पहले से ही कह रहा है, लाप्लास ने वायु में ध्वनि के वेग के लिए सूत्र ये प्राप्त किया। क्वेश्चन अगला जो भी था लाप्लास वाला था, आपके पास है, मैंने जो भेजा था उसमें उसने दिया था कि वेलोसिटी v होता है √, इसको बोलते हैं गामा p/d। ठीक है, वेलोसिटी v गामा p/d। v तो है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेव कह सकते हो, ध्वनि तरंग की गति या ध्वनि की गति, ध्वनि का वेग कह सकते हो। p है दाब, प्रेशर, d है डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, गामा जो है ना वो स्वैच्छिक नियतांक है। वैसे तो गैस नियतांक होता है ये
अनुपात होता है, एक स्वैच्छिक अनुपात है। अनुपात होता है ये एक विमीय, द्विविमीय या बहुपरमाणुविक, एक परमाणुविक, अलग अलग के लिए इसका अलग अलग मान होता है। द्विपरमाणु के लिए इसका मान 1.44 होता है, एक परमाणु के लिए 1.68 होता है। ऐसे इस प्रकार ये आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। फिजिक्स सेकंड का पोर्शन आएगा, अणुगतिकी सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे और उसमें ये वेग से संबंधित, प्रेशर से संबंधित बातें पढ़ेंगे। तो अभी अपने को इतना ही समझना है कि ये क्वांटिटी हमें दे रखी है, क्या ये रिलेशन सही है क्या। तो सॉल्यूशन में हम क्या कह सकते हैं, गामा इज द रेशियो, सो इट हैव नो डायमेंशन। इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो इन LHS, पहले तो LHS में देखो, वेलोसिटी LHS में गामा एक स्वैच्छिक नियतांक है जिसकी कोई भी मान नहीं होगी। ये लिख सकते हो, गामा एक स्वैच्छिक नियतांक है जिसकी कोई भी मान नहीं होगी। इसलिए LHS साइड में वेलोसिटी v की डायमेंशन क्या होगी, m0 L1 t-1। अब m0 ये लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, L1 t-1 भी लिख सकते हैं। m0 की मतलब आगे वाले में तो m की कोई न कोई पावर आएगी, 0 बन जाएगी पावर तो ठीक है, नहीं बनेगी तो कहते हैं कि रिलेशन सही नहीं है। ठीक है, तीनों क्वांटिटी लिखनी जरूरी है, चाहे पावर की सब की 0 हो, चाहे किसी की 0 नहीं हो। ठीक है, आगे देखो, प्रेशर की, दाब की, वेलोसिटी मतलब वेग, दाब की क्या होगी बच्चों, दाब होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो पहली बात, फोर्स अपॉन एरिया रिलेशन, फोर्स की क्या होती है, m1 L1 t-2 होती है, और L1 यानी एरिया की क्या होती है, L2। L2 ऊपर जाएगा तो ये L प्लस है, ये क्या है, L की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाते ही, क्या बन जाएगा, L1 t-2। और यहाँ ये जैसे ही L2 ऊपर जाएगा तो L-2, ये -2 है, यहाँ क्या है, +1। तो प्रेशर की क्या होगी, मैंने डेराइव इसलिए किया है कि आपको कुछ याद हो ये बातें। क्या हो गया, m1 L-1 t-2। ये प्रेशर की डायमेंशन है बच्चों। किसकी डायमेंशन है ये, प्रेशर की डायमेंशन है, m1 L-1 t-2। और डेंसिटी की, डेंसिटी मतलब d, घनत्व है, घनत्व की होती है बच्चों, घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्या होती है m1, वॉल्यूम की क्या होती है L3। तो क्या बन गई इसकी, m1 L-3। t के रूप में और लिखना चाहो तो t की पावर तो 0 है इसमें, बस। तो d का मान क्या आ गया है, m1 L-3 और t की पावर 0। ये वैल्यू दोनों की दोनों कहाँ रखो, इस फॉर्मूले में रख दो। नौ LHS और RHS कहते हैं ना, वो RHS क्या है भाई, रूट गामा p अपॉन d है। गामा की कोई डायमेंशन है नहीं। पहले प्रेशर की क्या है, m1 L-1 और t-2। होल बट्टा में क्या है, m1 L-3 t0। इन सब की पावर कितनी है बच्चों, √√ का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, ये √√ वगैरह निकालना सब सीखो। आगे देखो, RHS साइड का ये जो पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं अपन। RHS साइड का देखो, m1 ऊपर भी क्या है, m1, तो m की पावर कितनी हो गई, 0। ये m1 ऊपर जाके m की पावर -1 बनाएगा, और -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल मान 0 रहेगा उसका।
टी एल की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, और यहाँ क्या है एल की पावर -1। देखो -1 -3 में से घटा ही दो, यूँ समझो, तो एल की पावर +2 बच गई। कह दो सर कैसे आया? इसको आप ऊपर ले जाओगे ना तो ये माइनस साइन प्लस का बन जाएगा, तो एल की पावर +3 बन जाएंगे, और ये -1 है ही, -1 +3 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? एल की पावर +2। यहाँ 0 है तो 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो टी की पावर -2 बचा रहेगा। पावर कितनी है? 1/2। जो स्क्वायर है उनको 1 कर दो बस, क्योंकि अंडरूट में हमेशा याद रखो, जैसे x का स्क्वायर है उसका अंडरूट करते हो तो क्या आता है x की पावर अगर मान लो 6 है, उसका अंडरूट करते हो तो x की पावर 3 आता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर का अंडरूट करते हैं तो हमेशा उसका हाफ होता है। क्यों होता है? देखो आप, जैसे इसकी पावर 6 की पावर 1/2 अंडरूट का मतलब यही होता है, और पावर से पावर गुणा होती है तो x की पावर 6 × 1/2 कितना रह गया? x की पावर 3। ये चीज़ें सीखो तुम लोग। यहाँ क्या होगा देखो, x² की पावर 1/2 मतलब क्या हो गया? 1/2 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 एकम 2, तो x की पावर 1 बचेगी। ऐसे ही इसमें होगा बच्चों, आप घबराओ मत। ये पावर इस पर जाएगी तो 0 का 0 रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2 से 1 ये गुणा होकर क्या रह गया? 1। ये -2 2 से तो क्या हो गया? टी की पावर -1। देखो बच्चों, RHS साइड का मान ये आ गया। घबराना नहीं है, प्रेशर की डायमेंशन रखो, डेंसिटी की रखो, गामा की है नहीं तो रखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों की पावर को सिंप्लीफाई कर लो ना। सो LHS जो है बच्चों वो RHS के बराबर आ गया, तो रिलेशन सही है, करेक्ट है ना रिलेशन? ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। इसी प्रकार थे हमारे सारे के सारे रिलेशन बच्चों, एक भी ऐसा कोई रिलेशन था ही नहीं जो नए समझने वाली सी बात हो। मैंने पहले भी टॉपिक में जब टॉपिक पढ़ाया था तब भी कई क्वेश्चन साथ में लेके किया था ये टॉपिक, ऐसे सीधा नहीं पढ़ाया था। आगे देखो ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसको किसी एक थ्रेड से टाइड या बांध कर और लटका दिया जाता है, और उसके वो जो है गुरुत्व बल के अधीन ऑसिलेशंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में। यदि उसके थ्रेड की लंबाई L लें और जो पेंडुलम है उसका मास m लें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g हो, तो टाइम पीरियड के साथ उसका रिलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन पूरा लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने समझाया था। पेंडुलम वाला है, एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t है, जो डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर, मास पर और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। किसके? धागे के। होता क्या है ये मैंने समझाया भी था एक बार पहले। ये पेंडुलम है बच्चों, एक पत्थर मान लो जिसको धागे से बांध कर लटका दिया, धागे से बांध कर इसको आपने धक्का दिया तो एक बार इधर मोशन करेगा और एक बार वापस आके इधर मोशन करेगा। ये कहलाता है पेंडुलम। क्या कहलाता है? पेंडुलम। और इस मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी पूरे चैप्टर आएगा, उसमें अपन सीखेंगे पेंडुलम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन कैसी होती है, ये सब चीज़ें बचने पड़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम स्टेट के इर्द गिर्द मोशन करना, किसी भी पिंड का अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करना, आवर्त गति या सरल आवर्त गति कहलाता है। स्प्रिंग को आप पकड़ के छोड़ दो तो वो इस प्रकार फ्लैक्चुएट जो होती है वो भी एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। और उसका आवर्त काल का मतलब होता है एक पूरा चक्र। मान लो ये पेंडुलम था, आपने धक्का दिया, यहाँ पहुँचा, छोड़ दिया, इसको छोड़ते ही किधर गति करेगा, इधर गति करेगा और वापस इधर गति करेगा। ये एक यहाँ से लेकर इधर गया और वापस इधर आया, ये इतना टाइम, इतना कवर करने में कितना टाइम लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड t जो है बच्चों वो डिपेंड किस किस पे है? मास पर है, थ्रेड की लेंथ पर है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। ये मैंने क्वेश्चन किया था, फिर भी कर लेते हैं। मैंने कह दिया इसकी पावर जो है a कह दो बच्चों, इसकी पावर b कह दो और इसकी पावर c कह दो।
एक्स वाई जेड भी कह सकते हो, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, दोनों ही बात सही है। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखो LHS साइड में आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस साइड की डायमेंशन लिखो और इस साइड में जो जो क्वांटिटी ले रखी है उनकी डायमेंशन लिखो, प्लस में पावर में एक्स वाई जेड कह दो, फिर कंपैरिजन कर दो पावर का बस। तो LHS साइड की डायमेंशन क्या होगी, टाइम की डायमेंशन m की पावर तो 0, क्योंकि टाइम तो टाइम होता है, कोई दूसरे पे डिपेंड करता नहीं, l की पावर भी 0, t की पावर 1। पहली बात LHS साइड की डायमेंशन ये होगी, टाइम पीरियड हमेशा टाइम ही होता है और टाइम की डायमेंशन होती है T1। इन RHS में देखो m की पावर क्या है, तो m1 या m की पावर x इंटू l की पावर मतलब लेंथ की पावर y, और ग्रेविटेशनल एसिलरेशन की डायमेंशन होती है L1 T-2 की पावर z। ठीक है, एक साथ लिखें क्या इसको, m0 LHS और RHS एक साथ लिख दो, L0 T1 प्रोपोर्शनल में m की पावर x l की पावर y, इधर l की पावर z t की पावर -2z, z को अंदर भेज दिया इसकी। अब देखो l की पावर y है, यहाँ क्या है z, तो फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, m की पावर x l की पावर y प्लस z, इन दोनों को जोड़ो पावर को, t की पावर है -2z, इधर क्या है बच्चों m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1। कंपैरिजन कर दो बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ पावर की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, दोनों साइड घातों की तुलना करने पर, तो x का मान कितना आया, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है x, तो x का मान कितना होना चाहिए, अगर बराबर होगा तो इसके 0। प्रोपोर्शनल साइन हटा भी सकते हो आप, प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाते हो तो मान लो कोई कांस्टेंट आ गया k, इधर y प्लस जेड का मान कितना आना चाहिए, y प्लस जेड का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आ गई, y प्लस जेड का मान कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब y का मान किसके बराबर आना चाहिए, -z के, जो z का मान होगा उसका नेगेटिव साइन कर दो तो y का मान आ जाएगा। इधर देखो -2z जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, तो -2z बराबर किसके, 1 के, विच इम्प्लाई z बराबर क्या आ गया, -1/2। अब देख लो बच्चों, z का मान -1/2 है तो y का क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। अब ये पावर वापस कहाँ रख दो, चाहे इसकी जगह रख दो चाहे यहाँ रख दो, जहाँ आपका मन करे। तो t प्रोपोर्शनल टू m की पावर तो क्या आ गया बच्चों, 0, x का मान कितना है, 0। मेन चीज़ ये है इसकी, पावर कंपैरिजन होने के बाद x y z के मान कितने आ रहे हैं, m की पावर 0, l की पावर y का मान कितना है, 1/2, g की पावर -1/2, क्योंकि z का मान ये है। तो t प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0 का मतलब तो क्या हो गया, एक किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। l की पावर 1/2, इसका माइनस साइन हटाने के लिए g की पावर 1/2, तो t प्रोपोर्शनल टू, इसको एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, l/g, दैट्स ऑल। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। किताब वाला थोड़ा सा एक्सटेंड करके और लिख देता है, हालांकि नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अभी हमने इसका कोई डेरिवेशन किया नहीं है, नहीं हमने इस टॉपिक के बारे में कोई स्टडी किया। फिर भी ये कहता है कांस्टेंट साइन हटाने के लिए ये 2π से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, आगे बात बच्चों समझ में, यानी कि जो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो 2π आता है। आगे के टॉपिकों में हम पढ़ेंगे, चैप्टर जब आएगा ना पेंडुलम वाला तो उसमें ये डेरिवेशन पूरा आएगा।
उसमें ये फार्मूला पूरा जनरेट करेंगे अपन। अभी डायमेंशनल फार्मूले से हम कर रहे थे। तो इस प्रकार आप लोगों को ये डेरिवेशन करने हैं। फिर हमने और पढ़े थे कई सिंपल पेंडुलम के बाद और पढ़ा था कि ध्वनि का माध्यम में वेग v, वायुमंडलीय दाब p और घनत्व d पर निर्भर करता है। तो रिलेशन देखो, अभी हमने सूत्र ये पढ़ा भी है, LHS और RHS साइड में माध्यम में वेग ज्ञात किया था और उसके हिसाब से लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने करेक्ट बताया था। अब उसी फॉर्मूले को जैसे डेराइव करना पड़ जाए हमें डायमेंशन के सूत्र से, तो कैसे करेंगे देखो। इसने कहा है कि वेलोसिटी v जो है वो प्रेशर P और डेंसिटी d के साथ रिलेट है। क्वेश्चन में बोला इसने कि ध्वनि का माध्यम में वेग v, वायुमंडलीय दाब P एवं माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है। तो वेलोसिटी v जो है वो P के साथ रिलेट इस प्रकार हो रही है कि P और D का प्रोडक्ट कर दो, पहले दोनों x y लिख दो। तीसरी क्वांटिटी है नहीं तो z लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड की डायमेंशन लिखो m0 L1t-1। पूरी डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है mLt के रूप में होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट राशि k कह दो कि ये जो कांस्टेंट आएगा वो k, जैसे गामा आया था उसमें कांस्टेंट, यहाँ मैं k बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि गामा है क्या। टॉपिक आएगा तब पता चलेगा गामा क्या चीज़ होती है। आगे वेलोसिटी की डायमेंशन, ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन लिखेंगे नहीं। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m1 L-1t-2 डायरेक्ट लिखो। अब वैसे देखो प्रेशर की P इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, अभी ज्ञात की थी। फोर्स की क्या होती है m1 L1t-2 बट्टा एरिया की क्या होती है L स्क्वायर। L स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो कैंसिल होके क्या रह जाएगा, ऊपर जाते ही m1 L-1t-2। याद रखो ऐसे सीधी डायरेक्ट। प्रेशर की डायमेंशन की होल पावर x। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, m0 L की पावर, डेंसिटी होती है m1 L की पावर -3 t की पावर 0 की पावर y। ठीक है, फिर देखो t नहीं भी लिखो तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x यहाँ लिखो, m की पावर x, इसके साथ मल्टीप्लाई करो L की पावर -x, t के साथ मल्टीप्लाई करो t की पावर -2x। ये इसके साथ ये मान आया। y को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो m की पावर y, L की पावर -3y, t की पावर तो 0 ही रहनी है, नहीं लिखो तो चलेगा। ठीक है, फिर देखो ये और ये दोनों पावर जुड़ेगी तो m की पावर x प्लस y हो गई। दोनों की बेस एक जैसे हैं इसलिए घातें जुड़ जाती है। अगर बेस आधार एक जैसे हो तो दोनों की घातें जुड़ जाएगी। इधर x दे रखा है, इधर क्या दे रखा है y, दोनों जुड़ गए। ठीक है, इधर L की पावर -x, इधर L की पावर -3y, तो L की पावर -x -3y, t की पावर -2x। समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, इधर पावर क्या चल रही है, m0 L0t-1, m0 L1t-1। x प्लस वाई का मान कितना है, कंपेरिजन तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना पर किसकी भाई, घातों की तुलना कर, कंपैरिजन पावर ऑफ डायमेंशन। तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब x का मान -y के बराबर होगा। इस y को इधर ले जाओ, -x -3y बराबर किसके होना चाहिए, 1 के। उत्तर तो यहीं से निकल जाएगा ढंग से। देखो इधर देखो, x की जगह -y रख सकते हो आप। क्या रख सकते हो, x की जगह -y रख से सकते हो। 1 मिनट बच्चों,
ठीक है, ओके। और यहाँ देखो t की पावर -1 और इधर क्या है, t की पावर -2x, तो -2x जो किसके बराबर आएगा, -1 के, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। ढंग से देखो तो x का मान 1/2 है और y का मान क्या आएगा फिर -1/2। ठीक है, इसको हल करो न करो दिक्कत ही नहीं है, सीधा यहीं से उत्तर मिल गया अपने, x और y दो ही तो चाहिए अपने, तो y बराबर क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, चलो तब रिलेशन क्या रहेगा भाई, वेलोसिटी v कांस्टेंट मान तो चल ही रहा है, p की पावर यानी x का मान कितना है बच्चों, 1/2, d का मान कितना आएगा, -1/2, तो उत्तर तो वही हो गया, कोई कांस्टेंट राशि प्रेशर P/D, ये रिलेशन आ गया। आपको पता है कांस्टेंट का मान कितना होगा, √γ। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार अपने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। आगे का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेट है। एक तार के कंपनों की आवृत्ति n है और तार की लंबाई दे रखी है, तनाव दे रखा है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान दे रखा है, तो विमीय विधि से मान ज्ञात करो। वायर का वाइब्रेशन यानी n दे रखा है, n मतलब फ्रीक्वेंसी, याद रखना फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे कर रही है, टेंशन पे कर रही है और यूनिट लेंथ में मास पर। वायर की लेंथ L, वायर में तनाव कितना है, खिंचाव कितना है, तनाव कितना है उस पर, और यूनिट लेंथ पर, तो L की पावर x, T की पावर y और m की पावर z। जहाँ वेहर n तो क्या होता है बच्चों, 1/टाइम होता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, m0 L0 t-1। आवृत्ति हमेशा समय का व्युत्क्रम होती है, टाइम का इन्वर्सली होती है, टाइम समय। ठीक है, समय का व्युत्क्रम होती है, इसलिए डायमेंशन क्या होगी, t इन्वर्स आ गई। L क्या है, लंबाई तार की, तो लंबाई की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, L1। T क्या है, तनाव, तनाव T बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होता है बच्चों, m1 L1 t-2। अगर यूनिट लेंथ पे फोर्स लग रहा है तो वो उस टेंशन के बराबर हो जाता है। टेंशन भी एक प्रकार क्या क्या है, तनाव बल ही है। ठीक है, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। एक होता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव T बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कितनी लेंथ पर फोर्स लग रहा है, तो उसका तो होता है m1 L0 t-2। एक होता है केवल तनाव बल, आप तार को खींचोगे तो आपके द्वारा बल लगाना पड़ेगा। मैं इस रस्सी को खींच, पहले लूज पड़ी है ये, अगर खींचता हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो उस फोर्स का भी डायमेंशन वही होता है जो तनाव का होता है। तो m1 L1 t-2 ये टेंशन का हो गया। टेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तनाव बल। और एक होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। दोनों में अंतर है बच्चों, याद रखना, दोनों कोई T से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठ तनाव हमेशा लिक्विड में लगता है। आप कोई पानी की बूंद किसी धरातल पे गिराओगे तो वो फैल जाएगी उस धरातल पर, तो फैलने के लिए जो फोर्स लग रहा है
वो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, और तार को खींच रहे हो तो वो तनाव बल है। दोनों में अंतर है। एक है इकाई लंबाई में द्रव्यमान, इकाई लंबाई में द्रव्यमान। ये अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है। इकाई लंबाई का मतलब एम, स्मॉल एम, वो होता है मास अपॉन लेंथ। तो क्या हो जाएगा m1l-1। ठीक है। अब हमारे पास L और T और M ये तो प्रोडक्ट में है, ये LHS में ये आ जाएगा और RHS में इन तीनों के मान आ जाएंगे। ठीक है। अतः n समानुपाती क्या है बच्चों, समानुपाती चिन्ह हटा दो, चलो कोई कांस्टेंट ले आओ, L की पावर x, T की पावर y और M की पावर z। इसकी डायमेंशन लिख दो। n की डायमेंशन क्या है, m0 l0 t-1। कांस्टेंट राशि के पहले इस लेंथ की डायमेंशन वो है l1, तो l1 की पावर x। टेंशन की क्या है, m1 l1 t-2 की पावर y। मास की क्या है, m1 l1 t की पावर 0 मतलब होल पावर z। यूनिट इकाई लेंथ में यानी यूनिट लेंथ में मास कितना है, m1 l1। l1 क्या है बच्चों, माइनस का। ठीक है। एक साथ लिखो इस पूरे पोर्शन को, लिख दें। एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, m0 l0 t-1 पड़ा है, इधर कांस्टेंट राशि पड़ी है l की पावर x, l की पावर x। इधर क्या होगा, m की पावर y, l की पावर y, t की पावर -2y। इस y को अंदर भेज दो, m की पावर y, l की पावर y और t की पावर -2y। इधर m की पावर z, l की पावर -z। इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वन, m0 l0 t-1। अब सबको एक पास लिखो, जिनके बेस l की पावर x है या l की पावर y या l की पावर z। तो और इधर क्या है, m की पावर केवल y, इधर क्या है z। पहले m लिख दो, m की पावर y प्लस z। ठीक। दूसरा क्या है, l की पावर ये तो x है ही प्लस y भी है, और ये क्या है -z। x y और -z तीनों लिख दिए। फिर क्या है, t की पावर अकेला बचा है, t की पावर -2y। हल। अब तुलना कर दो दोनों और घातों की तुलना करने पर, दोनों और घातों की तुलना करने पर तो क्या होगा, इधर m की पावर 0 है, यहाँ क्या है y प्लस z। तो y प्लस z का मान क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब यही पता चल गया, y का मान तो -z के बराबर होगा। किसी एक का मान निकलते ही दूसरे का मान निकल जाएगा। x प्लस वाई प्लस z, तो x प्लस वाई माइनस z का मान भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें तो पता है x प्लस वाई का मान क्या हो गया, फिर इसी से निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, z का मान निकल जाएगा। ठीक है। y का मान -z होता है, तो x माइनस z बराबर 0। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2z। ये भी पता चल गया, x और z के बीच भी रिलेशन आ गया। तीसरे वाले से उत्तर आ जाएगा। यहाँ तो t की पावर -1 है, यहाँ t की पावर -2y है। तो -2y का जो मान है ना बच्चों, -1 के बराबर है। तो y का मान माइनस से तो माइनस कट गया, ये पावर तो चली जाएगी। ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। जब y का मान 1/2 आया तो z का मान क्या आ जाएगा भाई, -1/2 आ जाएगा।
भाई y का अपोजिट नेगेटिव साइन के साथ, तो z का मान -1/2। जब z का मान -1/2 आया तो ये मान यहाँ रखो, x का मान क्या आ गया -1। ठीक है, z का मान यहाँ रखो, x का मान आ जाएगा, तीनों मान आ गए x y z, ये मान कहाँ रख दें, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, अतः कोई कांस्टेंट राशि था, l का मान कितना है बच्चों, l की पावर x का मान कितना है -1, t का मान कितना है, t की पावर y है, y का मान कितना है 1/2, m की पावर z, तो z का मान कितना है, z का मान 1 मिनट सही है, y का मान 1/2, y का मान 1/2, m की पावर z का मान कितना है -1/2। उत्तर हो गया हमारे पास, रिलेशन आ गया सारा का सारा। n = k पड़ा है, l नीचे जाएगा, m भी नीचे जाएगा, t ऊपर रहेगा, तो √, यहाँ तो l आएगा नीचे पहले, k के नीचे, ये इस पे √ नहीं आएगा l पर, इन दोनों पे √ आएगा, T/m। ये फ्रीक्वेंसी का सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, ओके। लास्ट एंड फाइनल आंसर, एक क्वेश्चन अपने पास और बचा था, देखते हैं। एक क्वेश्चन और, एक केस नली है, कैपिलरी है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उसका सरफेस टेंशन, अब ये बात समझने वाली है, मैंने कहा ना आप लोगों को तनाव बल अलग है और पृष्ठ तनाव अलग है। मान लो ये तार है, तार को अगर आप खींच रहे हो तो उसमें तनाव बल T उत्पन्न हो जाएगा, उसको तनाव बल T कहेंगे, वो फोर्स के ही बराबर होगा। ठीक है, एक है पात्र में भरा हुआ द्रव, जैसे ये कैपिलरी है, कैपिलरी का मतलब एक पोरस, बत्ती नहीं होती क्या, दियासरी के अंदर बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है, ये सब कैपिलरी के उदाहरण है। आपने इस कपड़े को किसी पानी में डुबो दिया तो पानी धीरे धीरे इस कपड़े को पूरे को भिगो देगा, तो वो कैपिलरी, केशिक तो कहलाता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, उसकी रेडियस जो है ना वो है r, कितनी है r, उसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है उसकी डेंसिटी है d, जो लिक्विड, जिस लिक्विड में ये कैपिलरी डुबो रखी है उसकी डेंसिटी है d। ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है, d है, कैपिलरी में जो लिक्विड भर रखा है उसकी डेंसिटी कितनी है d, और कैपिलरी में जो लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है अपने सरफेस से या पृष्ठ से, जिस लिक्विड में हमने इस कैपिलरी को डुबो रखा है उसकी हाइट है h। ये अर्थ है बच्चों इसका। आपने घरों में दियासरी वगैरह की होगी, चिमनी जो जिसको बोलते हैं चिमनी, केरोसिन तेल से जलाते हैं, उसके अंदर जो बत्ती होती है, बाट होती है, वो भी कैपिलरी का ही काम करती है। उस कैपिलरी में जो ऊपर की तरफ केरोसिन चढ़ता है उसकी हाइट है h। केरोसिन की डेंसिटी एक प्रकार से क्या है d। कैपिलरी जो हमने ले रखी है वो एक बेलनाकार शेप में होती है, इसलिए उसकी रेडियस कितनी है r। और इसका जो सरफेस टेंशन जो है बच्चों, ऊपर चढ़ने का जो या फैलने का, वो है t। कितना है t, सरफेस टेंशन। याद रखो सरफेस टेंशन जो होता है बच्चों t, उसका मान होता है F/L। किसी ने अगर नहीं किया है या किसी के क्वेश्चन में नहीं आया है तो कर लेना। ये सरफेस टेंशन T का रिलेशन हमें डिटरमाइन करना है, किसके साथ डिटरमाइन करना है, सरफेस टेंशन T का रेडियस के साथ करना है, डेंसिटी के साथ करना है और हाइट के साथ करना है। डेंसिटी, रेडियस और हाइट। तो सरफेस टेंशन T प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर x, डेंसिटी की पावर y और h की पावर z। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की भी बात है, g की भी।
ये याद रखें बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी बात है। तो x y z आप समझो तो r भी तो डिस्टेंस है और h भी डिस्टेंस है, इसलिए इन दोनों के मान हम x कह सकते हैं। जो r का मान के रूप में आएगा वो h के रूप में भी आएगा, और g का मान g की पावर z। ठीक है, होता क्या है वैसे देखें तो ये 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला डेराइव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ये डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाले रिलेशन को डिटरमाइन नहीं कर पाता। ठीक है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको डिटरमाइन करें। इसलिए प्रयास कर पा रहे हैं क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों की यूनिट एक ही होती है, दोनों ही लेंथ के ही पार्ट हैं। हाइट भी लेंथ में आती है और रेडियस भी लेंथ में आता है, इसलिए तो t प्रोपोर्शनल साइन हटा के कोई कांस्टेंट k ले आते हैं, r की पावर x, h की पावर x, d की पावर y और g की पावर z। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? m1 l0 t-2। क्यों बच्चों? क्योंकि सरफेस टेंशन t होता है F/L, F फोर्स का होता है m1 L1 t-2 बट्टा L1। तो L1 से तो L1 कट गया, तो पावर कितनी बच गई? m1 L0 t-2। ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन बच गई। इधर देखो कांस्टेंट का कुछ लेंगे नहीं, r क्या है? लेंथ की पावर x, h भी क्या है? लेंथ की पावर भी क्या है? x। d क्या है बच्चों? डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास m वॉल्यूम होता है -3, बट्टा में जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की m1 वॉल्यूम की L3, तो आगे क्या बन जाएगा? m1L-3। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m1L-3। याद रखो इन सबको। देखो पावर कितनी आ गई? y। g की मान एक प्रकार से एक्सीलरेशन क्या आ गया? L1 t-2 की पावर z। ये क्या हो गया बच्चों? L1 और L1 ये कितने, दोनों कितने हो जाएंगे? L की पावर 2x। x और x जुड़ जाएंगे ना, इधर क्या हो जाएगा? m की पावर, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? y। m1 है, इधर y है, L की पावर -3y। यहाँ पर L की पावर z, L की पावर z, t की पावर -2z। दोनों को पास लो, लेंथ को, ये भी लेंथ है। L की पावर ये 2x, ये L की पावर -3y प्लस z। यहाँ m की पावर केवल y है और t की पावर -2z है। यहाँ m की पावर 1, L की पावर 0, t की पावर -2। देखो m का मान इधर कितना है, आगे पीछे कैसे लिखो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जनरली हम MLT लिखते हैं, मैंने एक बार L पहले लिख दिया, T बाद में ली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। यहाँ कंपैरिजन में क्या आ जाएगा भाई? तुलना में y का मान कितना आ गया? 1। ये y है m की पावर, यहाँ कितना है? 1। इधर L की पावर 0 और इधर L की पावर ये इतना सारा, तो y का मान तो 1 पता चल ही गया पहले से। यहाँ कितना आ गया? 2x - 3y प्लस z बराबर क्या होना चाहिए? 0। y का मान 1 रख सकते हो, देखो तो कोई बात नहीं। और देखते हैं आगे वाला, t की पावर -2 है, यहाँ -2z है, तो -2z बराबर -2, विच इम्प्लाइज z बराबर कितना आ गया? 1। अब देखो z का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो x का मान आ जाएगा ना। इन सब के मान रखो, 2x - 3 × 1, y का मान कितना है? 1, प्लस z का मान 1 बराबर 0। देख लो बच्चों, 1 3 में से घटाओ, -2 बच गए, तो 2x - 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों? -1। नो, इधर जाके +1।
x का मान भी कितना आया, +1। सही है क्या? यस, करेक्ट। सबके मान 1 ही आए हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या आ गया बच्चों? T = कोई कांस्टेंट R की पावर 1, D की पावर 1, H की पावर 1 और G की पावर भी 1। हल, दैट्स ऑल। RDGH। अब किताब वाले क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी कभार दे देते हैं। किसकी वैल्यू दे देते हैं? कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं।